नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। इनकलाब जिंदाबाद। पेडागोजी में एक तूफान है आपका, जहां पर हर सब्जेक्ट की पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर यह सिलसिला स्टार्ट रहता है, चाहे पर्यावरण हो, इन्वायरमेंट की बात करें, हिंदी की बात करें या फिर आपका साइकोलॉजी की बात करें। ए टू जेड कॉन्सेप्ट और पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं। हर पार्ट आपको प्रोवाइड एक प्लेलिस्ट के जरिए कराया जाता है। तो भैया चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर यहां पर करें और हमारा परिवार आप हैं ही पहले से। साथ ही पहला प्रश्न अगर हम देखें गाइस, किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षक के अंतर्गत व कितने कालांशों में किन किन दिनों को पढ़ाना है। आप एक अध्यापक के तौर पर एक विद्यालय में नियुक्त होते हैं, कोई भी शिक्षक बन के जाता है, कोई शिक्षिका बन के जाती है, तो सिंपल सा मुझे बस याद रखना है कि आप कहीं ना कहीं एक समय सारणी का पालन करेंगे। क्लियर? तो आप किन दिनों को क्या पढ़ाना है, कौन सा घंटा कब लगना है, कौन सा जो है चैप्टर कब पढ़ाना है, ठीक है, ये आप कहीं ना कहीं डिवाइड करोगे बच्चों के साथ। और ये तब संभव हो सकता है जब आपके ऑप्शन नंबर डी में यानी इकाई योजना विधि कि क्या पढ़ाना है, कौन से दिन क्या मुझे पढ़ाना है और कितने दिनों में हमें सिलेबस को स्टार्ट करना है या फिर खत्म करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकाई योजना विधि के अंतर्गत ये हो सकता है। अब जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर 2, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है गाइस, यहां पर बताना है। देखिएगा, सभी बच्चे लास्ट तक जुड़े रहें और 20 क्वेश्चंस में आपको बस ये टारगेट बताना है कि हमारा सही कितना हुआ है। आगमन विधि की अगर हम बात करें, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष, ज्ञान अस्थायी होता है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, विषय नीरस हो जाता है या फिर आत्मनिर्भरता में कमी होती है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें कि आगमन विधि, जब भी आगमन विधि की बात करते हो तो क्या होता है इसमें, ये एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलता है। यानी इसकी प्रमुख खासियत है कि यह उदाहरण से नियम की तरफ चलता है। यानी सिंपल सी बात कहें, यह एक वैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि का प्रमुख दोष यह है कि यहां पर ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने ऑप्शंस को गलत भी नोट करा है, आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चन तो आपका सही है, लेकिन हमारे उत्तर पर मत जाना, सही व्याख्या पर जाना कि आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है। ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है क्योंकि एक वैज्ञानिक विधि है, इसमें समय ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है और यह एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट है। चैनल पर गाइस अगर आप पहली बार हैं, चैनल को रेड बटन दबाकर प्रेस करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, पीडीएफ पाने के लिए गुरुजी वर्ड को सर्च करें। बिल्कुल सेम टू सेम एक स्पेस देना पड़ेगा आपको। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, देखिएगा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा यहां पर गलत तथ्य है। ऑप्शंस हैं, यह एक वैज्ञानिक विधि है। ऑप्शंस आपके सामने है कि यह रटने की विधि है। ऑप्शंस है विश्लेषण में प्रयुक्त होता है, इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। क्या होगा आपके हिसाब से? तो गाइस सिंपल सी बात यह है कि अगर संश्लेषण विधि की बात करें तो संश्लेषण मींस क्या होता है, छोटे छोटे पार्टों में हर चीज को बांटकर और उसको पूरी तरीके से क्लियर कर लेना, यानी पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बट जाना। एक छोटे छोटे पार्ट को आपने पूरा देखा कि ये अच्छा और पूरी तरीके से मिलाकर कह दिया बिल्कुल ठीक। ठीक है, यह दोस्तों अगर हम बात करें कौन सा तथ्य गलत है, तो यह रटने की विधि से रिलेट नहीं करता है, वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है, विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है। लिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान है? कौन सी विधि तर्क प्रधान है आपसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? ऑप्शंस आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है गाइस। हाँ, हो सकता है बफरिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी परेशान मत होना। अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया है। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, व्याख्यान विधि है, खोज विधि है। तो देखिए, तर्क, बच्चा तर्क कब करेगा? बच्चा तर्क करेगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर यह पेड़ कितना बड़ा होता है और यह कितने दिनों तक जीवित रहता है, आखिर यह सूर्य कैसे चमकता है और क्या रहस्य है, चंद्रमा रात में क्यों चमकता है। ठीक है, ये सारे आपसे क्वेश्चंस आपके बच्चे ने करे होंगे या करेंगे। तो ये सब होता है खोज विधि पर। जब आप खोज विधि की
और अग्रसित होते हो तो कहीं ना कहीं तर्क उसमें जरूर करोगे, क्योंकि खोज विधि में क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है अपने दिमाग पर जोर लगाकर, और ये सब होगा तार्किक चिंतन से। तो राइट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। विश्लेषण विधि, यहां पर उत्तर मैंने गलत लिखे हैं, टेंशन मत लेना। बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोचने के लिए यानी सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत किस पर लागू होता है? बहुत बढ़िया, तो यहां पर जल्दी से बताना है कमेंट करके कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा यहां पर आपका राइट आंसर चला जाएगा, बच्चे कह रहे हैं निगमन होगा, आगमन होगा, प्रोजेक्ट होगा या फिर ह्यूरिस्टिक होगा। तो सबसे पहले देखो, बालकों को कम समय में कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोचने यानी करके सोचने पर यहां पर प्रेरित कर रहा है। तो यह सिद्धांत किस पर लागू होगा? तो यार सिंपल सी बात बस इतनी है। कितनी है सिंपल सी बात? सिंपल सी बात बस इतनी है कि अगर जो आप ह्यूरिस्टिक विधि देख रहे हैं, क्या ये राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि और यहां पर इसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। ठीक है, क्या सर? खोज विधि। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे स्वयं कार्य करते हैं, और ह्यूरिस्टिक विधि के कौन जनक हैं? आप सभी जानते हो, नील आर्मस्ट्रांग की बात होती है। निगमन विधि और आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। निगमन विधि आप चलती है किस पर चलती है? आप सभी अच्छी तरीके से निगमन विधि को जानते होंगे कि कहीं ना कहीं रूल टू एग्जाम्पल चलती है। कहां सर? रूल टू एग्जाम्पल चलती है, यानी उदाहरण से नियम की तरफ चलती है, वो नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है जो आपका एग्जाम्पल टू रूल चलती है। प्रोजेक्ट विधि, इन दोनों के प्रतिपादक हैं आपके अरस्तु। प्रोजेक्ट विधि के आपके जनक हैं कौन है? जल्दी से बताएंगे। किलपैट्रिक। और ह्यूरिस्टिक विधि के जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएंगे आपके नील आर्मस्ट्रांग। निम्नलिखित में से, हाँ जी, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर है। जब भी गाइस अगर हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? यार गाइस अगर हम बात करें प्रयोजना विधि का, अगर आप देखिए, माना कि आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई पर किसी चार्ट बना रहे, कोई चार्ट बना रहे हैं आप, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का बना रहे हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री का बना रहे हैं, या फिर कहीं भी चले जाओ, कोई भी सब्जेक्ट का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? इसमें क्रियाशीलता होती है। हमसे पूछा है नहीं है, ठीक है, क्रियाशीलता होगी नहीं तब तक प्रोजेक्ट बनेगा नहीं। वास्तविकता बिल्कुल आपके जीवन से जुड़ा होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये भी रियलिटी है। उपयोगिता बिल्कुल होती है। दोस्तों गाइस यहां पर उपयोगिता इसलिए होती है, जब भी आप जाते हैं वो चार्ट के बारे में सोचते हैं कि आखिर हम चार्ट बना लेते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं कि आप पूछते हो कि क्या क्या आप इसके बारे में जानते हो, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उपयोगी भी है। लेकिन ये मूल्यांकन जो है ना, ये आपका प्रयोजना विधि का नहीं है, यानी प्रयोजना विधि का सिद्धांत के अंतर्गत मूल्यांकन आपका नहीं आता है। ये आपके टॉप ट्रायंगल सिद्धांत पर आधारित होता है, जो अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। ऑप्शंस हैं प्रायोगिक कार्य हेतु, ऑप्शंस बी प्रस्तावना हेतु, उदाहरण एवं चित्रण हेतु, या फिर उपयुक्त सभी। देखिएगा गाइस अगर हम बात करें गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यार सिंपल सी बात यह है कि अगर हम गणित शिक्षण पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्राथमिक स्तर से 1 से 8 तक की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर क्या होता है कि हम कोई भी बच्चे को कोई भी पाठ्यपुस्तक पढ़ा रहे हैं, यानी मैनली अगर हम बात करें गणित की, तो इसमें क्या कारण हो सकता है और उपयोगी कैसे होगी? प्रायोगिक कार्य जो आपका लास्ट में कार्य होता है बिल्कुल होगा। प्रस्तावना पूरा एक A to Z उसको शून्य से शिखर की बात करेंगे, बिल्कुल होगा। उदाहरण एवं चित्रों हेतु कहीं ना कहीं ये होगा, तो बच्चे का मन लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमें ये देखना है कहीं ना कहीं तीनों ऑप्शन क्या सकारात्मक में जा रहे हैं, हमें आंसर मार देना है। तो आपका राइट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वो आपका क्या होगा? जिस विधि से पहले उदाहरण, यानी कह रहा है सर पहले उदाहरण एग्जाम्पल और बाद में नियम बोले तो रूल, तो ऐसा कोई बताओ कि जिसमें एग्जाम्पल पहले हो और बाद में रूल हो, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर एग्जाम्पल से रूल निकाला जाता है, सिद्ध किया जाता है, तो यह आगमन विधि होती है। आगमन विधि को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक विधि। क्वेश्चन में आपसे दूसरा यह भी पूछ सकता है वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो आगमन विधि है। आगमन विधि का प्रमुख दोष यह है क्योंकि यह समय ज्यादा लेता है और ज्ञानार्जन जो होता है वो बहुत धीमी गति से होता है। ठीक है, दूसरी चीज यह आती है कि आगमन विधि और निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु, हमने आपको बताया। ठीक है, और साथ ही साथ निगमन विधि चलती है आपकी रूल टू एग्जाम्पल, ये याद रखिएगा।
ओम का नियम आपने पढ़ाया, बाद में उसका एग्जाम्पल दे दिया। इसमें एग्जाम्पल होता है और बाद में आपको उस नियम को क्रिएट करना होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका राइट चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि, यहां पर उत्तर मैंने गलत लिखे हैं सारे क्वेश्चंस के। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंधित होती हैं। तो अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक, ध्यान देना सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्राथमिक स्तर हो चाहे उच्च प्राथमिक स्तर हो। हमने ए टू जेड मिक्सअप में 20 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अगर आप कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो त्रुटियां संबंध रखती हैं। अब किससे संबंध रखेंगी? क्या मूलभूत क्रियाओं से हो सकती हैं? क्या हो सकती हैं? सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें एक एक नियम से, दशमलव भिन्न से, उपर्युक्त सभी, तो यार सिंपल सी बात मुझे यह बताना कि एक एक नियम और दशमलव भिन्न नहीं बच्चे को यहां पर बात कर रहा है कि उनकी क्रियाओं से संबंध सबसे ज्यादा अधिकांश पूछा है। जो क्रिया है उनकी करने का मेथड है वो कहीं ना कहीं त्रुटियों का कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, इसलिए क्योंकि एक एक नियम और दशमलव भिन्न नहीं होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका सी टेट एग्जाम में आया हुआ है और सी टेट ने इसका पहला आंसर माना है। तो याद रखना है, जब भी आपका रिपीट आंसर होगा अगर, तो किसी भी टेट एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो भैया यही आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, रेखागणित आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। जब भी हम रेखागणित गाइस पढ़ते हैं तो वो रिलेट करता है हमारा आगमन विधि से। ठीक है, रिलेट क्या करता है सर? आगमन विधि से रिलेट करता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेखागणित किस पर आधारित है, तो आपका आगमन विधि से रिलेट करता है। अब बात आती है कि आगमन विधि, चलो ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है कि आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो ज्ञानात्मक है, बोधात्मक है, अनुप्रयोगात्मक है, प्रयोग करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा आंसर हो सकता है? क्या आंसर डी हो सकता है? सिंपल सी बात है कि अगर किसी बच्चे को हम ऐसा शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत लाते हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख एम क्या होगा? उसके अंदर कौशल का निर्माण करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा गाइज। तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। वह विधि जो देखो, सुनो, समझो सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शंस ए कौन सी हो सकती है? ऑप्शंस बी प्रयोगशाला विधि, या ऑप्शन सी की बात करें यहां पर विश्लेषण जो है विश्लेषण विधि, या फिर संश्लेषण विधि हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें गाइज यहां पर बात करें, थोड़ा सा मैं कनेक्शन को चेक कर लेता हूं कि ठीक है कनेक्शन की नहीं ठीक है, तब तक आप आंसर करिएगा। हाँ जी ठीक है कनेक्शन, ठीक है। वह विधि जो देखो, सुनो, समझो सिद्धांत पर आधारित है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? वह विधि कौन सी होती है गाइस? सिंपल सी बात बताना, तो वह विधि होती है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना आज, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में ट्रेंड करा है, टेट एग्जाम में। ठीक है, वह विधि जो देखो, सुनो, समझो सिद्धांत पर आधारित है, वो दोस्तों हमेशा प्रदर्शन विधि पर रिलेट करता है, नॉट प्रयोगशाला विधि। ठीक है, आपको किताबों में भले ही मिल सकता है, लेकिन एक बेहतर किताब एनसीईआरटी का जो आंसर जाएगा वो प्रदर्शन विधि मिलेगा। ठीक है, मेरा मकसद यहां पर आपको ये सचेत करना है कि टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 12 क्वेश्चन नंबर। जब भी हम बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आपने अगर ब्लूम का सिद्धांत, आपने अगर कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव के सिद्धांत को नहीं पढ़ा है तो आपकी ये गलती है। हमने प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए बेहतरीन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। हम पेडागोजी भी करा रहे हैं और कॉन्सेप्ट की क्लास को देखने के लिए आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और वो तभी क्लियर होगा जब आपके ये सारे सिद्धांत कंप्लीट होंगे। तो यार ब्लूम टैक्सोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं, यानी ब्लूम्स नियम की, ब्लूम्स वर्गीकरण में, तो आप कहते हो कि उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे। तो उसमें एक आया था संज्ञानात्मक सिद्धांत, एक आया था जो है भावात्मक सिद्धांत, और एक आया था आपका ज्ञानात्मक सिद्धांत। तीनों सिद्धांतों में से तीनों सिद्धांत आपके ब्लूम ने दिए थे, लेकिन क्रियात्मक पक्ष जो होता ना, यहां पर अगर हम बात करेंगे, अभी हम बहुत अच्छी तरीके से उसको यहां पर डिफाइन करेंगे। तो क्रियात्मक पक्ष था, एक भावात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक पक्ष जो था तीन में से, तो क्रियात्मक पक्ष जो था वो सिम्पसन ने दिया था। बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, ब्लूम ने दिया। जब भी ब्लूम क्वेश्चन अगर आए तो ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक पक्ष पर सबसे ज्यादा जो किया है, उद्देश्य पर शिक्षण किया है, वो सिम्पसन ने करा है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अगर बदल जाए तो ऐसा हो जाता है, कैसा कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों पर सर्वाधिक योगदान, अभी मैंने क्रियात्मक की बात करी थी तो हमने कहा सिम्पसन। जब हम ज्ञानात्मक की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? तो सिंपल सी बात हो जाएगी गाइस, ब्लूम हो जाएगा, तब आंसर ब्लूम होगा। सिद्धांत के अंतर्गत
3 श्रेणियों में बांटा है जरूर ब्लूम ने, लेकिन क्रियात्मक पक्ष को यहां पर डिफाइन किया है सिम्पसन साहब ने, और ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा है, संश्लेषण से लेकर कितने भी लास्ट के मूल्यांकन तक। ठीक है, उसका आंसर जाएगा ब्लूम के साथ। आप समझ में आया? ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर के साथ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब यहां पर बात करें क्वेश्चन नंबर 14, एक और लेते हैं, ब्लूम के सिद्धांत से रिलेट करेगा। बहुत बढ़िया, देखिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार मैं आंसर देख लेता हूं, आप सभी के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चंस के आंसर की, कि ब्लूम, करथवाल तथा मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया है, तो ये दोस्तों हमारा जो राइट आंसर चला जाएगा भावात्मक के अंतर्गत। ठीक है, भावात्मक पर सबसे ज्यादा कार्य किया है। लेकिन अगर ब्लूम की अकेले बात करें तो संज्ञानात्मक की बात करेंगे, यानी संज्ञानात्मक पक्ष को अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर मैं आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताऊंगा, इस क्वेश्चन के अंतर्गत यहां पर मैं बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा कि संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आपको जब भी पढ़ते हो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यानी लर्निंग डोमेन, सीखने के क्षेत्र दिए थे इन्होंने 3 प्रकार के, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगामक क्षेत्र। ठीक है, या क्रियात्मक क्षेत्र। तो संज्ञानात्मक के बारे में जाने जाते हैं ब्लूम, क्रियात्मक के बारे में जाने जाते हैं सिम्पसन, और तीनों के बारे में अगर हम बात करें तो भावात्मक जाने जाते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने 6 भागों में बांटा था। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट है मूल्यांकन यानी रिलेट। अगर टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी जो सिद्धांत है वो दिया है हमारा ब्लूम साहब ने। अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, आखिर टैक्सोनॉमी होता क्या है, तो टैक्सोनॉमी 1956 में एक सिद्धांत आया था जिसके बारे में बताया था। तो इसका मतलब होता है क्रमिक जो है क्रमबद्ध चढ़ाव और क्रम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया? बहुत बढ़िया गाइस, यहां पर बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, देखिएगा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? जब भी सबसे उच्च उद्देश्य, देखो उच्च उद्देश्य के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा कि ब्लूम ने 3 पक्ष में बांटा था। पहला संज्ञानात्मक था, दूसरा आपका भावात्मक था और तीसरा था क्रियात्मक। संज्ञानात्मक क्षेत्र को उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 6 भागों में बांटा था। ठीक है, 6 भागों में जरूर बांटा था। तो उसमें क्या था, एक पॉइंट आपको और नोट करना है कि 6 भागों में आखिर था क्या। 6 भागों में दोस्तों हमने अभी बताया कि पहला था नीचे से ज्ञान स्टार्ट होता है, नीचे से ज्ञान होता है, फिर संश्लेषण, फिर विश्लेषण, प्रयोग, ज्ञान होता है, बोध होता है, प्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है और लास्ट में होता है उसका मूल्यांकन। तो लास्ट में बोला है कि सबसे उच्च उद्देश्य माना गया है मूल्यांकन को, यानी लास्ट उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को मूल्यांकित किया जाए। ठीक है, तो भैया ऑप्शन नंबर डी ये टॉप ट्रायंगल पर रहता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, ये रहा। हाँ जी, क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा हूं यहां पर, और कोई भी दिक्कत नहीं है। वीडियो अगर थोड़ी सी कठिन लगता है तो दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने अधूरा ज्ञान लिया तो दोस्तों बस सिंपल सी बात हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। नहीं, यहां पर रेखा ज्ञान तो नीचे नहीं था, ज्ञान कैसे नीचे हो जाएगा? छोटी छोटी चीजें ब्लूम्स में मैंने क्या बताया था कि ज्ञान अगर होगा तभी तो आप आगे बोध की तरफ जाएंगे। ठीक है, और बोध होगा तभी जो चीजों को संश्लेषण और विश्लेषण की तरफ जाएंगे। जब आप विश्लेषण कर लेंगे तो आप देखेंगे लास्ट में मूल्यांकन करोगे कि कहीं ना कहीं ये चीज ऑल सारी चीजें क्या है, फैक्ट बिल्कुल सही है, और लास्ट में बोल दिया कि बच्चा बेहतरीन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। मैंने आपको कैलकुलेटर का उदाहरण भी दिया था, उसमें मोबाइल का उदाहरण दिया था, याद है? कुछ आया याद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में? बालक में स्वाभाविकरण की प्रक्रिया किस पक्ष से जुड़ी होती है? तो जब भी बालक में स्वाभाविकरण की प्रक्रिया अगर हम बात करें, जो बालक में स्वाभाविकरण की प्रक्रिया है गाइस, किससे बात करेंगे? 1 मिनट रुक जाना आप, मैं देख लेता हूं, नेट कनेक्शन थोड़ा सा लॉस हो रहा है। हाँ जी, तो राइट आंसर चला जाएगा गाइस यहां पर, किसके साथ चला जाएगा? किसके साथ चला जाएगा बताएंगे फटाफट। तो यहां पर देखिएगा प्रत्यक्षीकरण से हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रत्यक्ष रूप से वो कितना अनुभव करता है। संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक की बात नहीं होती है, क्योंकि ये आप उच्च स्तर पर जाते हैं तब इसकी बात होती है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार सीटेट एग्जाम में ट्रेंड करा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए थे? ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के उद्देश्य निर्धारित किए थे?
प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव होता है वही आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, क्या सर, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किसके साथ चला जाएगा कि ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए हैं, वातावरण के अनुसार, व्यवहार परिवर्तन के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार, या फिर बौद्ध पक्ष के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो कहीं ना कहीं व्यवहार परिवर्तन के साथ, यानी अगर बच्चे का बिहेवियर कुछ था और उसको पढ़ाने के बाद क्या हुआ है तो कहीं ना कहीं चेंजमेंट होना चाहिए, व्यवहार परिवर्तन। लेकिन ब्लूम तो जाने जाते हैं टैक्सोनॉमी से रिलेट करता है, जिन्होंने 3 पक्ष दिए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने पक्ष दिए हैं ब्लूम ने, तो 3 दिए हैं, भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा है। राइट आंसर चला जाएगा व्यवहार परिवर्तन के साथ। साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं, यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको हम डीप क्लास में बता देंगे, लेकिन अभी यहां पर केवल हम क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर के अगर हम बात करें कि साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में, ये क्वेश्चन सीटेट में एक बार आया था तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को ले लिया जाए। ठीक है, तो फिल्म स्ट्रिप में आपको 2 या 3 मिनट में आपको मैं बता दूंगा कि क्या है और क्या क्या इसमें चेंजमेंट होते हैं, जो आपके गणित पेडागोजी में पूछ ले जाते हैं। जियो बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं, आकृतियों से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी की पेडागोजी भी करा दूंगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 और 30, केवल याद रखना है आपको। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक यहां पर आपके पास सामग्री क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया गाइस, तो राइट आंसर चला जाएगा कंपास, पैमाना, पेंसिल। तो यही नहीं ऑप्शन यार, सिंपल सी बात, मुझे बस इतना बता देना हर बहन हर भाई, वीडियो के देखने से पहले आपको ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा तो, लेकिन क्या होता ना, थोड़ी सी कठिन होती है, तो यार जरूरी नहीं है डिप्रेस ले, अगर गलत होते हैं क्वेश्चन तो बहुत खुश होना। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें